वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर 4 है, इसको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने इसका जो मॉडल पेपर 1, 2 और 3 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा मॉडल पेपर रहने वाला है, मॉडल पेपर 4 रहेगा। ये भी आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। साथ ही बात करें माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 रहने वाली है। विषय आपका यहाँ पर बात करें तो बच्चों साइंस यानी विज्ञान का पेपर रहने वाला है। समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का मिलेगा। साथ ही यहाँ पर बात करें तो इसका जो पूर्णांक है वो आपके 80 नंबर का होने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उसके अंदर टोटल आपको बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की टोटल जो संख्या होगी बच्चों वो होगी आपके 18। यानी यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे पहले के अंदर वो टोटल 18 प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें बोला गया है कि श्वसन की प्रक्रिया है, यानी श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो एक उपचयन अभिक्रिया जो कि ऊष्माक्षेपी है। उपचयन का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर कि ऑक्सीजन का तो जुड़ना और हाइड्रोजन की कमी होना, यानी किस प्रकार की है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसके अंदर क्या है, एक उपचयन हो रहा है। अगला है बच्चों यहाँ पर पीबी यानी लेड सल्फेट का पीबीएस में परिवर्तन होना क्या चीज कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाएगा हमारे यहाँ पर कि अगर PbSO4 है तो इसके पास पहले ऑक्सीजन है, बाद में इसका ऑक्सीजन हट चुका है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, लेड सल्फेट, यानी इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर बात करें लेड सल्फेट है। इसका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है। तो जहां पर ऑक्सीजन रिमूव होती है या हाइड्रोजन ऐड होती है उसको हम अपचयन कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है, तो आप उस धातु का नाम बताना है जो यहाँ पर जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो वो है आपकी बच्चों सी यानी कॉपर धातु। अगला है अम्लराज यानी एक्वारेजिया का आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। तो वो होगा बच्चों सांद्र तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा और सांद्र क्या हो जाएगा HCl, यानी दोनों ही क्या है यहाँ पर सांद्र है। क्या हो जाएंगे बच्चों, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों ही मिलकर के क्या बनाने यहाँ पर अम्लराज, जिसको हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। एसीटोन यानी CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास जुड़ क्या रहा है, CO, कौन सा समूह जुड़ रहा है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो समूह जुड़ रहा है वो कौन सा जुड़ रहा है बच्चों, कीटोन समूह। तो पीछे क्या जुड़ेगा, यहाँ पर ओन जुड़ेगा। कार्बन कितने हैं, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें बच्चों तो यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या की बात करें तो कार्बन तो हमारे पास 3 हो गए, एक हमारे पास क्या होगा ऑक्सीजन जुड़ गया, इधर भी 3 हाइड्रोजन है और इधर भी कितने हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, 1 2 3, तो 3 को क्या बोलेंगे बच्चों प्रोप, और बीच में कौन सा बंध है यहाँ पर द्विबंध है। क्या है बच्चों, द्विबंध है, और साथ में CO समूह जुड़ा हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ पर द्विबंध नहीं है, एकल बंधी है केवल, ये तो CO के साथ है, कीटोन समूह है। तो क्या पीछे क्या जुड़ेगा बच्चों ओन। तो यहाँ पर जो आपका सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा प्रोपे, बच्चों यहाँ पर नॉन जुड़ेगा, प्रोपेन प्रोपेन है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोपेन के प्लस बीच में बच्चों प्रोपेन के साथ यहाँ पर एकल बंध है तो क्या जोड़ेंगे एन, तो प्रोपेन और उसके पीछे ओन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन हो जाएगा। तो हमारा नाम क्या होगा प्रोपेनोन। ये कीटोन समूह है पीछे, तो बच्चों यहाँ पर जब भी CO जुड़ता है कीटोन समूह है तो यहाँ पर क्या होगा पीछे ओन जुड़ेगा। CH3CO प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलकर के एक तो जल बनेगा, एक CO2 बनेगी। इस अभिक्रिया में आपको एक का नाम लिखना है, जो भी यहाँ पर उत्पाद में ए बन रहा है वो क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर बनेगा CH3COONA। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का स्राव शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है बच्चों यहाँ पर कि पोषण देता है, यानी उनको पोषण देने का काम करता है। प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, वो यहाँ पर तस्त्री नुमा होता है, यानी तस्त्री के समान इसकी आकृति होती है। वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है, तो वो होगा बच्चों एब्सिसिक अम्ल। कौन सा होगा, एब्सिसिक अम्ल। अंडाशय की और परागनालिका की वृद्धि किस प्रकार की गति है, तो बच्चों उसको रसायनानुवर्तन कहलाता है, यानी परागनलिका का बीजांड की ओर गति करना रसायनानुवर्तन कहलाता है। अगला है
प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश अंदर आंखों में प्रवेश करता है। तो बच्चों में पता है जहां से सूर्य का प्रकाश अपनी आंखों में प्रवेश करता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो वो है बच्चों परितारिका। बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा रेटिना होगा। कि फ्यूज तार घरेलू विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वो होगा बच्चों आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर 3 सेकंड में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा वो आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर I बराबर क्या होता है Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो आवेश का मात्रा कितने कूलम है? 30 कूलम है। यहाँ पर समय कितना दिया है 3 सेकंड, तो 3 की टेबल से काट दो, कितने बार कटेगा 10 बार। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो आंसर कितना आएगा 10। प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर होगा फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है उसके द्वारा बता सकते हैं। विद्युत तथा चुंबक के मध्य संबंध की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो बच्चों ओस्टेड के द्वारा की गई थी। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में से अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो वो होगा बच्चों खनिज प्रवाह है वो रुक जाएगा, यानी एक जीव दूसरे जीव को नहीं खा पाएगा तो वो भूखा मर जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं जिनके अंदर बच्चों यहाँ पर बात करें तो जीव पाया जाता है? तो पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव जो आपके जैविक घटक कहलाते हैं, यानी जिनके अंदर जीव पाया जाता है वो आपके जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। अगले सवाल की यहाँ पर हम अगर बात करें बच्चों तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको टोटल 6 रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो वो आपका 1 नंबर का होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा तो बच्चों वो होगा कॉपर सल्फेट। और बच्चों यहाँ पर बात करें तो 2 अणु किसके होंगे? जल के। और अगर बच्चों यहाँ पर POP की पूछता तो कॉपर सल्फेट होता, और बच्चों यहाँ पर क्या होता? आधा अणु किसका होता? जल का होता। अगला है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो बच्चों वो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है। सिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए क्या होते हैं बच्चों? तो यहाँ पर होते हैं वाल, यानी अपने शरीर में कितने वाल होते हैं? 4 वाल होते हैं। बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में संचित शर्करा का स्थानांतरण में होता है तो बच्चों वो होगा कलिकाओं में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कलिकाओं में होता है, तो आंसर हो जाएगा कलिकाओं। अगला है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है तो उसको बोलते हैं बच्चों DNA। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। एक और होता है बच्चों RNA यानी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। घोंघा अपना बदल सकता है तो बच्चों वो क्या कर सकता है? लिंग, यानी नर से मादा और मादा से लिंग बन सकता है, यानी नर से मादा, मादा से नर बन सकता है। तो बच्चों इस जीव का नाम याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे जंतु या का नाम बताइए जो अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है, तो वो होगा घोंघा। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको एक उदाहरण देकर के इसको समझाना है। तो चलो बच्चों हम उदाहरण से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? लेड नाइट्रेट है यानी PbNO3 उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड है तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? लेड आयोडाइड बनेगा PbI2 और साथ में क्या बनेगा? KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। अगला है में x का मान बताना है तो यहाँ पर जो x है वो क्या बनेगा उसका सूत्र भी आपको लिखना है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है साथ ही जिंक है तो यहाँ पर देखो Na2ZnO2 बन गया। तो यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस, यानी गैस का नाम तो हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन और उसका सूत्र हो जाएगा H2। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर बोला है ध्वनिक यानी सोनोरस धातुएं क्या होती है? यानी बच्चों वे धातुएं जो क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है, यानी टकराने पर क्या करती है? ध्वनिक भी बोल सकते हैं हम। जितनी भी धातु होती है वे धातुएं जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उनको ध्वनिक या सोनोरस भी कहा जाता है। तो बच्चों ये नाम भी याद रखें, कहीं आपको ध्वनिक ना दे करके सोनोरस दे दिया जाए तो भी बच्चों आपका आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला है हमारे शरीर में पाई जाने वाली किन्हीं 2 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। तो बच्चों आप चाहे तो यहाँ पर नाक हो जाएगा, दूसरा है आपकी जो जीवा है जिसको हम जीभ बोलते हैं तो जीवा हो जाएगी।
मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो यहाँ पर देखो मानव मस्तिष्क है, ये 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो बच्चों यहाँ पर देखो कुल चीजें भी होती है, वो आपको यहाँ पर देखने ली है कि कौन कौन सी चीजें क्या काम करती है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर कि समयुग्मजी किसे कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर दोनों ही गुणसूत्र एक जैसे हो, जैसे अगर मान लो टी टी हो तो ये क्या कहलाएगा, समयुग्मजी, यानी दोनों ही गुणसूत्र एक ही प्रकार के हो। जैसे कारकों के सजातीय जोड़ों में दोनों कारक जब समान गुण वाले पाए जाते हैं तो उनको समयुग्मजी कहा जाता है, यानी दोनों ही क्या है बच्चों, टी टी है। एक नर में एक्स वाई गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है, तो वो होता है वाई। वाई गुणसूत्र होता है, वो आकार में क्या होता है, छोटा होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, वाई गुणसूत्र। अगली बात करें, उत्तल आगरा किले के एक दीवार में किस प्रकार का दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है, तो वो है बच्चों आपका उत्तल दर्पण। कौन सा बच्चों, उत्तल दर्पण। अगला है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो बच्चों यहां पर बात करें जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। बच्चों जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर वक्रित हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यहां पर हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो वो क्या कहलाएगा, हमारा उत्तल दर्पण। अगला है एक ही सॉकेट से एक ही समय बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित किया जाता है। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, जब एक ही सॉकेट से अतिबारण हो सकता है, यानी यहां पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यानी जब एक से ज्यादा जो विद्युत संयंत्र है उनको एक में ही जोड़ा जाए तो वहां पर क्या हो सकता है, अतिबारण हो सकता है। विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है, तो बच्चों चुंबक किसकी बनती है, कच्चे लोहे की। तो यहां पर आंसर होगा कच्चे लोहे की। ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है, तो बच्चों यहां पर देखो ऑक्सीजन है वो किससे क्रिया करती है, यानी अल्ट्रावायोलेट वे का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उच्च स्तर पर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायोलेट किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से O3 बनता है, यानी ऑक्सीजन के साथ O मिलकर के क्या बनेगा बच्चों, O3 का निर्माण होगा, जिसको हम ओजोन भी कहते हैं। और ये कौन से मंडल में पाई जाती है बच्चों, समताप मंडल में, जहां से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे ही बच्चों जीवन संभव हो पाता है, वन्यता बहुत सारी चीजें आपकी खराब हो सकती है। अगले सवाल की बात करें तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में विभेद कीजिए। तो बच्चों चलो देख लेते हैं रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। पहला है धातुएं विद्युत धनी होती है, यानी जितनी भी धातुएं हैं उनमें धनायन पाया जाता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है, जबकि विद्युत जो अधातुएं होती है वो ऋणायन होती है, वो तो क्या करती है बच्चों, धनायन तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पे बनेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास ऋणायन बनता है। धातु वायु में दहन से सारे ऑक्साइड बनाती है, यानी जितनी भी धातु हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कौन सी प्रकृति बनाती है, सारे ऑक्साइड, जबकि अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं और अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जल से क्रिया करने पे तो अम्ल और क्षार से क्रिया करने पे लवण बनाते हैं। धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं करती, यानी जो भी धातुएं हैं वो जल से क्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें यहाँ पर, तो बोला है कुछ विज्ञापनों में यह क्यों कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो यह आपको बताना है। तो चलो बच्चों इसका कारण देख लेते हैं। सामान्यतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, यानी जिनके बीच में एकल बंध होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, जबकि वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन्हें स्वास्थ्यवर्धक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन कैसे होता है, तो बच्चों यहाँ पर है पादपों में जल व खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक होता है। बच्चों जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है, यानी पेड़ों में बच्चों जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा, बच्चों इसकी जड़ों के द्वारा होता है, उनको सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, जबकि फ्लोएम उत्तक क्या करता है बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर, यानी हरी पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है उसको पौधे के हर एक अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पादप में जल खनिज लवणों का परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। जाइलम में जड़ों, तनों, पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल सेवन कोशिकाओं का एक सतत जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों में संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। ये जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करती है। अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाती है। ये
अनवरत गति से जड़ों के जाइलम में होता है। जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जल की रंध्र के द्वारा, रंध्र बच्चों पेड़ पौधे सांस कहां से लेते हैं? रंध्र द्वारा। हानि का प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है। वास्तव में कोशिकाओं से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा खींचता है अतः वाष्प उत्सर्जन जल के अवशोषण तथा जड़ से पत्तियों तक जल खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति को प्रदान करता है। अगली बात करें बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की, तो पौधों में प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन का एक एक उदाहरण लिखे। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। प्रकाशानुवर्तन यानी पौधे का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पाइप के पौधे का जो प्रहो भाग यानी ऊपर वाला भाग होगा प्रकाश की दिशा में मुड़ना। गुरुत्वानुवर्तन पादप जड़ का नीचे की ओर गति करना, यानी पौधे की जो जड़ें होते हैं वो नीचे की ओर ही जाती है, किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। जलानुवर्तन पादप जड़ों की जल की ओर गति करना। रसायनानुवर्तन पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना रसायनानुवर्तन कहलाता है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर कि गर्भधारण को रोकने के कोई 4 युक्तियों के आपको नाम बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी भी पूछा गया है। तो पहला एक तरीका यांत्रिक अवरोध का, जिसमें शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच पाए। सीसन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखी जाने वाली युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का, जिससे अंड का मोचन भी नहीं होगा, निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है, अतः इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां जैसे लूप अथवा कोपर्टी का भी गर्भाशय में स्थापित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि पुरुष की शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड यानी डिंब गर्भाशय नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य चिकित्सा तकनीक के द्वारा इस प्रकार अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोनों की, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर बच्चों? 15 सेंटीमीटर। और बिंब की दूरी यानी यू का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर बच्चों प्रतिबिंब की साइज बतानी है। तो बच्चों यहाँ पर देखो दर्पण कौन सा दिया है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों? जो फोकस दूरी होती है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे के पीछे बनता है, तो देखो वस्तु सो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी, तो यू का मान तो माइनस में रहेगा। कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किसकी रहेगी बच्चों? प्लस की। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। साथ ही बच्चों वी की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इसका मतलब वी का मान जो भी आएगा वो आपका किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो हमने बच्चों यहाँ पर पढ़ा है दर्पण सूत्र से कि बच्चों देखो दर्पण सूत्र क्या होता है। यहाँ पर बात करें, देखो बच्चों एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो बच्चों वस्तु तो हमारी हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, जबकि प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, तो एफ और वी का मान क्या होगा? प्लस में होगा। तो दर्पण सूत्र है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो आपको देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, आपको v का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, v को इधर रहने देते हैं, यहाँ पर जो u है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। एलसीएम ले लो, f और u का क्या आएगा? fu u माइनस f। तो हमारा सूत्र हो जाएगा 1/v बराबर u माइनस f/fu। तो v का मान निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? fu/u माइनस f हो जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं। f का मान कितना है? माइनस का, नहीं बच्चों ये तो किसका है? प्लस का है, तो यहाँ पर आप 15 रख दो। ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू यू का मान कितना है? माइनस का 10 है, और यहाँ पर -10 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा? माइनस का 150 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस का 25। तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो v का मान कितना आएगा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर, यानी v कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें पता है जब भी कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, एक तो बनेगा आभासी, एक बनेगा सीधा, और क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? वस्तु से छोटा बनेगा। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर बोला गया है कि डिफॉक्सी लेंस क्या होता है। यानी बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था ऐसा लेंस जिसमें दोनों ही हो, यानी जिसको पास की वस्तु नहीं दिख रही है और जिसको दूर की नहीं दिख रही है। यानी ऊपर हम अवतल दर्पण और नीचे कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण, तो जिसको हम डिफॉक्सी लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों इसका आंसर कि सामान्य प्रकार के डिफॉक्सी लेंसों में
अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होगा, नीचे वाले में सुस्पष्ट देखने की सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, ये पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। इन लेंसों का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्हें निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों ही प्रकार का दोष हो। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बल्ब से विद्युत का अनुपातांक 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर हो तो लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पासर क्रम में संयोजित किए जाएंगे? तो आपको यहाँ पर बच्चों देखो, हमने सूत्र क्या पढ़ा था शक्ति का, P इक्वल टू क्या होता है? VI। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर बल्बों की संख्या पूछी गई है। तो देखो P का मान क्या होता है? P बराबर होता है N इंटू एक बल्ब की शक्ति। क्या होगा? एक बल्ब की शक्ति। तो एक बल्ब की शक्ति कितनी है बच्चों? यहाँ पर हमें दे रखी है, वो दे रखी है 10 वोल्ट है। तो P बराबर N इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रख देते, चलो एक एक वैल्यू रख दो। साथ ही हमें V का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। और एम्पियर विद्युत धारा कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर दे रखी है। तो अब देखो यहाँ पर P इक्वल टू क्या होता है? VI। P का मान कितना? N इंटू 10। और यहाँ पर क्या रख देंगे? V का मान तो 220 है और I का मान कितना है? 5 है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी? N की। तो देखो 220 इंटू 5, ये 10 गुणा में किस में चल जाएगा? भाग में। 0 से 0 कट गया तो 22 इंटू 5, यानी जो हमारा N का मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 110। कितना आ जाएगा बच्चों? 110। यानी कितने बल्ब की जरूरत होगी? 110 बल्बों की जरूरत होगी। और कौन से क्रम में जोड़ेंगे? पासर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक चुंबक के इर्द गिर्द चित्र में दिखाई गई है। एक छात्र का कथन है कि चुंबकीय क्षेत्र ए पर शक्तिशाली है, बी पर कमजोर है। यानी ए पर तो चुंबकीय रेखाएं पास पास है, इसका मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर दूर दूर है यानी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है? तो बच्चों बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर पढ़ें तो सत्य है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उस जगह शक्तिशाली होता है जहां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आपस में नजदीक होती हैं। ये रेखाएं दूर दूर होती है तो वहां पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगली बात करें यहाँ पर, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में आपको अंतर बताना है। तो चलो दोनों ही देख लेते हैं, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, खाद्य जाल यानी फूड वेब। खाद्य श्रृंखला जीवों का वह क्रम है जिसमें समुदाय के एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में स्थानांतरित होती है। और वो बच्चों कितनी होती है? केवल एक जीव से दूसरे जीव में 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल बनाते हैं। इसमें जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प रास्ते हैं। इसमें जीवों की संख्या सीमित होती है, उपेक्षाकृत जीवों की संख्या अधिक होती है। एक खाद्य स्तर पर दूसरे खाद्य जाल के रूप में जुड़ा होता है। एक जीव का वो खाद्य रूप में दूसरे एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के जीवों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो आगे के प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है? समझाइए। दूसरा है अथवा का उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण से समझाइए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने को निम्न प्रेक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। इन प्रेक्षणों के होने पर हम कह सकते हैं कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी भौतिक अवस्था का मतलब हो गया बच्चों ठोस, द्रव, गैस। अगर कोई चीज इनमें एक दूसरे में परिवर्तित हो जाए, यानी ठोस द्रव में, द्रव गैस में, या गैस द्रव में, द्रव गैस में, या ठोस में, अगर किसी में भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ का रंग, यानी उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाए। गैस का निकलना, यानी वहां पर आपकी कोई एक गैस उत्सर्जित हो जाए, जैसे क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो। अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन, यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके ताप में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अगर इन चारों में से कोई भी चीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगली बात करें यहाँ पर, तो अगला जो अथवा का सवाल था, आपको तीनों प्रकार की यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया बतानी है। उष्मा के कारण, यानी उष्मा के कारण यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का मतलब है एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित होकर
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों देखो चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम बच्चों दूसरा नाम की बात करें तो संगमरमर भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है। उष्मा के साथ वियोजन यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो इसको बच्चों बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक ही अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट गया। प्रकाश के रूप में यानी किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए जब प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और सिल्वर और क्लोरीन में विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, Ag और Cl यानी क्लोरीन गैस बन गई। साथ ही बच्चों AgCl यहाँ पर क्या बनेगा, एक अभिकारक है जो Ag और Cl दो उत्पादों में टूट जाता है। तो बच्चों यहाँ पर AgCl का प्रयोग कहाँ किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है और AgBr का भी। विद्युत के रूप में यानी विद्युत धारा के द्वारा एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अम्लीय जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तब अपघटित होकर कैथोड और एनोड पर क्रमशः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, यानी जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। किसकी उपस्थिति में बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है कठोर जल को साबुन से उपचयित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है। अथवा का सवाल है यहाँ पर बच्चों, एल्केन एल्केन एल्काइन का सूत्र है। चलो बाद में देखते हैं, पहले पहला देख लेते हैं कि कठोर जल की अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो कार्बन तथा उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में करने पर निम्नलिखित कारण है। जब कार्बन तथा उसके यौगिकों को अधिक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगी, ऊर्जा और उष्मा बनती है। यानी सी को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार जला दिया जाए तो निरंतर जलते रहते, उन्हें अधिक उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इनको कैलोरी मान ऊंचा होता है, जलाने पर हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। कठोर जल को साबुन से उपचयित करने पर झाग मुश्किल हो जाता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों में अभिक्रिया अवलेय लवण बनता है। अवलेय लवण को स्कम कहते हैं। इस स्थिति में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में बच्चों साबुन का उपयोग किया जाता है। दूसरे सवाल की बात करें यहाँ पर, अथवा का जो सवाल है कि एल्केन एल्किन एल्काइनों का सूत्र लिखना है और प्रत्येक श्रेणी में आपको इसका सामान्य सूत्र भी आपको लिखना है। तो बच्चों एल्केन की बात करें जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो, एल्किन की बात करें जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इनको परिभाषित भी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है इनके सूत्र की बात करें तो बच्चों एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होगा। एल्किन की बात करें CnH2n होगा। एल्काइन का CnH2n-2 होगा, यानी कार्बन की संख्या होगी वहां पर बच्चों हाइड्रोजन डबल में से 2 जोड़ना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सूत्र भी लिखना है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध से जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन हो तो उनको एल्केन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एक या दोहरे बंध होते हैं उनको एल्केन कहते हैं, और जब उनके बीच में त्रिया बंध होता है तो उसको हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, जिसे बात करें C2H6 हो जाएगा, यहाँ पर बात करें C2H4 हो जाएगा, यहाँ पर बात करें C2H2 हो जाएगा। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, अंडक किसे कहते हैं, इसका चित्र बनाइए। बीजों के बनने में पौधे में होने वाले कोई 3 लाभ लिखिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आवृत बीजी पुष्प में मादा जनन अंग को जायांज कहते हैं। जायांज के प्रत्येक सदस्य में अंडप यानी स्त्री केसर कहा जाता है। प्रत्येक अंडप एक गुरु बीजाणु वर्ण होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो बच्चों इसको हम स्त्री केसर भी कहा जाता है। चित्र की बात करें तो बच्चों यहाँ पर ही आपको चित्र भी बनाना है स्त्री केसर का। बीज में भ्रूण होता है और बीज का निर्माण बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होने से होता है जो बीज में भ्रूण सुरक्षित रहता है। बीज में खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। बीज पादप प्रजाति के प्रकीर्णन में भी सहायता प्रदान करता है। अगली बात करें इसका जो अथवा का सवाल था कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करता है, कारण सहित बताना है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन का आपको चित्र बनाना है। तो देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। विभिन्न जीवों की डिजाइन, आकार, आवृत्ति समान होने के कारण वे भी सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का विकल्प समान होने के लिए ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के डिजाइन का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में DNA यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में
आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनन में संतति पीढ़ी में आता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है जो संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी होता है। विभिन्न प्रोटीनों के कारण अतः शारीरिक डिजाइन में भी विविधता पाई जाती है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है, परंतु कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। अतः अपेक्षित की डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया कुछ विभिन्नताएं आएगी। बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान हो तो, परंतु डीएनए मौलिक डीएनए का स्वरूप सेम नहीं होता है। कुछ विभिन्नताएं उतनी उग्र हो, डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है। और दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं उग्र नहीं होती है। संतति कोशिकाएं समान होने पर भी किसी न किसी के रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली जैव विकास का आधार है। दूसरा है बच्चों हाइड्रा में मुकुलन है, इसको आपको समझाना था, इस प्रकार से चित्र बनाने हैं। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, जहां पर आपको बच्चों यहाँ पर दो चीजें बोली गई है। पहला है कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें कितने प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 प्रतिरोध है। और तीनों की बात करें तो तीनों कौन से क्रम में है, पासानुक्रम में है। तो सबसे पहले हम पासानुक्रम का प्रतिरोध निकाल लें। फिर बच्चों तीनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे, इनका जो प्रतिरोध आएगा वो 4 और तीनों के हो जाए श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले क्या होगा, RS बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो 1/RS बराबर 1/3, 1/3 और 1/3। तो 1/RS बराबर 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो ऊपर की वैल्यू भी आ जाएगी सेम। तो 1/RS बराबर 3/3। तो कितना आ जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पर RS यानी तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है हमारे पास 1। यानी इस पूरे का ही मान क्या हो जाएगा बच्चों, चित्र कैसे बनेगा। अगला ये तो 4 ओम हो गया, ये हमारा 1 ओम हो गया। अब दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R1 प्लस R2। तो 4 प्लस 1 टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम। यानी इस पूरे प्रतिरोध का जो R का मान हो जाएगा वो 5 ओम हो गया। और हमें V का मान कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है। तो ओम के नियम से V = IR, I का मान निकालना है। तो क्या होगा V/R, V का मान तो 6, R का मान कितना है 5 है। तो कितना आ जाएगा बच्चों 1.2 एम्पियर। तो बच्चों आप यहाँ पर भी इसका हल देख सकते हैं किस प्रकार से हल करना है। दूसरे सवाल की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको प्रतिरोध दिए हैं R1, R2, R3, R4, R5। इन प्रतिरोधों को विन्यास में 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। यानी यहाँ पर देखो 5 दे रखे, R1 का मान कितना है, ये 10 है, ये 40 दिया है, ये 30 ओम दिया है, ये 20 ओम है और ये 60 ओम है। तो आपको यहाँ पर पहले तो कुल प्रतिरोध निकालना है और प्रवाहित धारा का मान भी बताना है। तो चलो बच्चों हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसे कैसे आपको यहाँ पर संयोजित करना है। यहाँ पर देखो V का मान है, तो V का मान हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमें 12 वोल्ट दे रखा है। तो V का मान कितना है 12 वोल्ट। तो सबसे पहले देखो ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RS बराबर R1 का मान 10 ओम है, R2 का मान कितना है 40 ओम है। 10 और 40 का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, देखो 10 और 40 का एलसीएम 40 हो गया। 10 का भाग 40 में 4 बार, 40 का भाग 40 में 1 बार, कितना आ जाएगा 5/40। तो 1 RS बराबर 5/40। तो बच्चों RS का मान चाहिए तो इस भिन्न को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो 40 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 के टेबल से कितनी बार कटेगा 8 बार। तो RS का मान कितना आ गया हमारे पास 8 ओम। यानी जो पहला है इस पूरे के मान कितना आ जाएगा 8 ओम। ऐसे ये तीनों प्रतिरोध भी समांतर क्रम में है तो इनको भी जोड़ लेते हैं कि 1/RS2 दे दो, 1/R3, 1/R4 और 1/R5। तो 1/RS2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर R3 का मान तो 30 है, R4 का मान 20 है और इसका मान कितना है 60 है। एलसीएम ले लो कितना जाएगा 60। तो 2 बार, ये 3 बार और ये 1 बार। तो 6/60, 1/, कितना हो गया 10। तो 1/RS2 बराबर 1/10 है। तो भिन्न को उल्टा कर दो तो RS का मान कितना आ जाएगा बच्चों 10 ओम आ गया। यानी पहले वाले का मान जो हमारे पास आया था वो कितना है बच्चों 8 ओम और नीचे वाला कितना आ गया हमारे पास 10 ओम। अब दोनों कौन से क्रम में है बच्चों, अब श्रेणी क्रम है। तो यहाँ पर देखो अगर हम नया चित्र बनाएं तो आपका जो चित्र बनेगा कि पहले वाले का तो 8 ओम आया, दूसरे वाले का कितना है बच्चों, यहाँ पर देखो अगर हम इसको जोड़ लेते हैं,
ये हमारा 10 ओम आया। और V का मान कितना है, 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 18 ओम। यानी हमारे पास जो R का मान है, कुल तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 18 ओम। V का मान कितना देर का, हमें 12 वोल्ट देर का है। तो हमें ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR। I का मान पता करना, तो V अपॉन क्या हो जाएगा, R। V का मान तो 12 है और इसका मान 18 है। 6 के टेबल से काट दो, 2/3। तो 2/3 का मतलब होगा 0.67 एम्पियर। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना था। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की। नीचे दिए गए विलयन में लगभग पीएच का मान अथवा विलयन की प्रकृति बताइए। नींबू का रस है, गाजर का रस, कॉफी और टमाटर का रस। तो बच्चों हमें पता है नींबू का रस कितना है, 2.2 होता है इसका पीएच, इसका मतलब 7 से कम है। तो कौन सी प्रकृति होगी इसकी बच्चों, अम्लीय प्रकृति होगी। दूसरा है गाजर का रस, इसका पीएच का मान 4 है, तो बच्चों 7 से कम है, ये भी कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय। कॉफी की बात करें, इसका पीएच का मान 5 है, तो 7 से कम है, ये भी कौन सी प्रकृति होगी, अम्लीय प्रकृति। टमाटर का रस है, इसका होता पीएच 4.1, यानी ये भी किस प्रकार का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। बच्चों आप चाहें तो यहाँ पर टेबल के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो सवाल दे रखा है आप इसे समझ सकते हैं। अगला है अम्ल तथा क्षारक को परिभाषित कीजिए और उदाहरण देकर भी आपको समझाना है। तो बच्चों यहाँ पर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ या H3O यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं। बच्चों ये बार बार पूछा जाता है, क्या नाम होगा इसको, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, H3O, इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है। जलीय विलयन में H+ स्वतंत्र नहीं रहता है, H2O से क्रिया करके H3O बना लेता है। H+ के कारण ही इन्हें गुणधर्म अम्लीय होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। आप बच्चों यहाँ पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, यानी HCl जल के साथ क्रिया करके H3O और Cl बनाएगा। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है, जल के साथ क्रिया करके H3O यानी हाइड्रोनियम आयन प्लस नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। नाइट्रिक अम्ल क्षारक वे पदार्थ है, जलीय विलयन में OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को बच्चों क्षार कहा जाता है, यानी वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श साबुन की तरह होता है। इनमें प्रकृति संक्षारक होती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये जल के साथ क्रिया करके बच्चों OH- आयन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें यहाँ पर तो है कि प्रयोग द्वारा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को चित्र के द्वारा समझाइए। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन एंजाइम में अंतर बताइए। तो यहाँ पर बात करें वाष्प उत्सर्जन, तो बच्चों पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले एक अच्छी तरह से सींचा गया गमला लगा पौधा लेंगे, इसमें पूरे गमले को मिट्टी के भाग को पॉलीथीन के इस प्रकार लपेट लेंगे कि गमले की मिट्टी के जल का वाष्पीकरण न हो, यानी जो भी पौधा है उसका वाष्प उत्सर्जन न हो। अब इसे गमले को एक कांच की समतल प्लेट पर रखकर बेलजार पर ढक देंगे। देखिए सामने चित्र, बेलजार और कांच की प्लेट के मध्य दरारों में वेसलिन लगा देते हैं जिससे बाहर की नमी अंदर न आ सके। इस प्रकार उपकरण को धूप में रख दिया जाता है। इस प्रयोग का कुछ समय बाद अवलोकन करने पर हमें जल की छोटी छोटी बूंदें बेलजार के भीतर सतह पर दिखाई देती है। पानी की बूंदें उस जल वाष्प पे बनी है जो जल में वायवीय भागों में वाष्प उत्सर्जित हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी जल का पौधे की जो पत्तियां होती है उससे बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन। अगली बात करें पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जठर रस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है। अगली बात करें, इसका उत्पादन निष्क्रिय पेप्सिडोनोजन के रूप में होता है, इसका उत्पादन ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है। जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आंतररस में एंटोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है। ये अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, ये क्षारीय माध्यम में करता है। ये आमाशय में क्रियाशील होता है, ये घृणी में क्रियाशील होता है। अगला सवाल है अथवा का, इसका कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। रुधिर से नाइट्रोजन उत्सर्जनी पदार्थ को बाहर करने की क्रियाविधि समझानी है। लसिका के आपको 2 कार्य बताने हैं। तो बच्चों वाष्प मानव में वाष्प उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किडनी का चित्र बना हुआ है कि मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में यानी वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है, यानी जिनके अंदर बच्चों यहाँ पर जो भी यूरिया वाले पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकलना। फुफ्फुस में CO2 रुधिर को अलग करता है, जबकि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वक्र में रुधिर से अलग कर दिया जाता है। वृक्क में आधारी निस्पंदन एक फुफ्फुस की तरह पतली झिल्ली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका एक नलिका की कप के आकार के रूप में सिरे के अंदर होता है। ये नलिका छने हुए मूत्र को अलग करती है, यानी जो वृक्क यानी किडनी है
वो क्या करती है, आपको मूत्र को और साथ ही बच्चों आपका जो ब्लड है उसको अलग करने का काम करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जो वक्काणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं, आपस में निकटता से पेक करते हैं। प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण प्रचुर मात्रा में जल होते हैं, जैसे मूत्र इन नलिका में प्रवाहित होता है। इस पदार्थ का चनित परावर्षण तथा जल की मात्रा पुनर्शोषण में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा कितना विलेय उत्सर्जित करता है निर्भर करता है। ये प्रत्येक वक्र में बहुत बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होकर जब इसे फैले मूत्राशय का दाब मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। लसिका के कार्य शुद्धांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका तक होता है। ये अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकाओं के अवकाश में रुधिर बनने में ले जाता है। आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर की बात करें 20 की, वाहनों के पथ दर्पण में लाए जाने वाले, तो चलो पहला था यहाँ पर गोलीय दर्पण का नाम लिखना है। दूसरा है कि इसका किरण आरेख भी बनाना है। दिए गए उत्तल दर्पण के बिंब तथा प्रतिबिंब की का जो अनुपात है 5:3 है दूरी का, उस दर्पण के लिए प्रतिबिंब तथा फोकस दूरी का अनुपात निकालिए। अथवा का सवाल है यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान 14 है तो फोकस दूरी कितनी होगी। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो चलो बच्चों दोनों ही सवालों को हल कर लेते हैं। वाहनों में पथ दर्पण के रूप में बच्चों हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगली बात करें उसका किरण चित्र भी बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली बात करें यहाँ पर तो आपको बिंब और प्रतिबिंब का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 5:3 दिया है। तो यहाँ पर देखो u - v हमने पढ़ा है बच्चों, जब भी इस प्रकार का होता है u - v यानी ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी के द्वारा क्या होगा बच्चों। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो इस प्रकार का चित्र होता है। तो हमें पता है कि वस्तु तो लेफ्ट साइड में होती है और बच्चों प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनता है, यानी इस लाइन के जो भी इधर होगा वो तो प्लस का होता है और इधर क्या होता है बच्चों माइनस का होता है। इसका मतलब u तो प्लस का होगा और v किसका होगा माइनस का। तो आप कहीं पे भी ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ क्या चिन्ह आएगा माइनस का आएगा। और हमें पता है 1/v और 1/v क्या हो गया u हो गया। u का मान बच्चों पूरे के मान रखना v/u, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा -3/5 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको अगर 1 माइनस करोगे कितना आएगा 2/5, तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 2/5 होगा। तो ये क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। अगला है यहाँ पर कि आपको देखो त्रिज्या दे रखी है, हमने पढ़ा है r बराबर क्या होता है 2f, f क्या होती है फोकस दूरी, त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 14 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा f का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी उसकी आधी हो जाएगी। यहाँ पर p बराबर क्या होता है 1/f यानी फोकस दूरी किस में होनी चाहिए मीटर में। तो यहाँ पर क्या है डायोप्टर है, तो यहाँ पर देखो f का मान निकालना है तो p कहाँ चला जाएगा f की जगह 1/2 क्या बच्चों यहाँ पर मीटर है, इसको किस में बदल दो सेंटीमीटर में। किससे गुणा करेंगे 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1000 और नीचे कितना आ गया 25 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 40 बार, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर 4 था जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।